जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चन सीरीज का आज का हमारा यह नवा लेक्चर है और आज का आपका पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितनी आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर है 500। अर्थात कि ऐसे गांव जहां 500 की आबादी होगी उन्हें मुख्य सड़कों से जोड़ने का इसमें प्रबंध किया गया है। थोड़ा समझते हैं इसे डिटेल में कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 15 अगस्त सन 2000 को लाई गई थी और इस समय देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस योजना को जब लाए गए थे तो इसमें कहा गया था कि अगर मैदानी गांव हैं, ऐसे गांव हैं जो मैदानी क्षेत्र में बसे हैं, वहां पर 500 की आबादी होना अनिवार्य है। और अगर कोई गांव पहाड़ी इलाके में है, दुर्गम इलाकों में है, तो वहां 250 की आबादी अगर किसी गांव में है तो उसे मुख्य सड़क से जोड़ने का इसमें प्रावधान किया गया था। मुख्य सड़क का मतलब क्या कि जो हाईवेज गए हैं उस हाईवे तक गांव को कनेक्ट करने के लिए सड़कें बनाने की बात की गई है। ये योजना इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हम आर्थिक गतिविधियों को गति देना चाहते थे। हम चाहते थे कि गांव-गांव से जो कनेक्टिविटी है शहरों की वो बढ़ जाए, जिससे कि कहीं न कहीं आर्थिक विकास को, गांव के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर है? तो याद रखेंगे 15 अगस्त सन 2000 को यह योजना आई थी जिसमें 500 लोगों की आबादी जिस भी गांव में होगी उस गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? जब लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि यह ग्वालियर में है। ग्वालियर में 1957 में इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे। चूंकि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो, उनका संबंध ग्वालियर से बहुत गहरा था। 1857 की क्रांति की अगर बात कर लेते हैं तो 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर और झांसी से नेतृत्व किया था और 1858 में हीरोज के साथ लड़ते लड़ते ये शहीद हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए, अगर बात करेंगे पर्टिकुलर रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, तो यहां याद रखिएगा कि ये सांस्कृतिक शिक्षा के साथ साथ, याद रखिएगा कि सांस्कृतिक शिक्षा के साथ साथ ये शारीरिक शिक्षा दोनों का ही एक अच्छा केंद्र माना गया है। याद रखेंगे, ठीक है? तो ये दोनों का एक अच्छा सेंटर रहा है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जब मध्य प्रदेश वित्त निगम के मुख्यालय की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये इंदौर में है। इंदौर में 1955 में मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना की गई थी। और दोस्तों याद रखेंगे कि ये जो संस्थान है ये नए स्थापित होने वाले उद्योगों को या वर्तमान उद्योगों को जो समस्या में चल रहे हों उन्हें दीर्घकाल, लघुकाल के लिए मध्यम और दीर्घ जो ऋण होते हैं वो ऋण उपलब्ध कराने का काम ये संस्था करती है ताकि औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा मिले और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है? ये कहाँ है? इंदौर में है। 1955 में इसको एस्टैब्लिश किया था, स्थापना की थी इसकी। और याद रखिएगा कि जो भारत की बात करते हैं तो भारत में जो मुंबई है, याद रखिएगा कि मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी है। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी जो है वो इंदौर है, व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है, जरा उसकी तरफ जाते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है वो हर साल जबलपुर जिले में मनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा कि पत्रकारिता एवं साहित्य में, याद रखेंगे कि पत्रकारिता एवं साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी जी की बोल सकते हैं प्रतिष्ठा देने वाले क्षेत्र थे। इनसे ही ये प्रतिष्ठित हुए थे। समझना यह है कि माखनलाल चतुर्वेदी जो थे इन्होंने कई सारे साहित्य लिखे, साथ ही साथ इन्होंने जो देश का स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें भी एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में रोल प्ले किया था। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इस आंदोलन के दौरान ये एक प्रमुख कार्यकर्ता के तौर पे कार्यरत थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी की यदि और बातें जाने तो याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है वो 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। 4 अप्रैल 1889 को हुआ था और ये जन्म हुआ था बाबई गांव में। बाबई जो है ये होशंगाबाद में है। बाबई कहाँ है? बाबई है
होशंगाबाद में है, याद रखिएगा। और लेकिन इनका हर साल जो समारोह है वो बनाया जाता है जबलपुर में। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कई सारी ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से कुछ विशेष ग्रंथों को लेकर ये जाने गए थे, जिसमें हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे, अमीर इरादे गरीब इरादे, ऐसी कई सारी इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां रही जिनको लेकर ये जाने गए थे। तो याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी के संदर्भ में जो भी बताया है वो चीजें क्लियर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र किस नगर में स्थापित किया गया है। सोयाबीन संयंत्र या सोयाबीन कारखाने की अगर बात करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में स्थापित किया गया है। उज्जैन सोयाबीन के उत्पादन की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट जिला है मध्य प्रदेश का। कौन? उज्जैन। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो है वो भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य है। चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है वो भी सोयाबीन है, क्योंकि सोयाबीन ने प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाई है। सोयाबीन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये खरीफ की फसल है जो बारिश के मौसम में जनरली बोई जाती है। और सोयाबीन अमेरिकी मूल की फसल है, मतलब इसका जो मूल है वो अमेरिका है, तो अमेरिकी मूल की फसल है सोयाबीन, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बराबर। चलिए अब अगर बात कर लेगा कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप बताएंगे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है वो इंदौर में है। कहाँ है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र? इंदौर में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर है। दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का संदर्भ होता है हथियार बनाने की फैक्ट्री, जहां पर सेना के जो बोल सकते हैं वाहन होंगे, सेना के हथियार होते हैं वो बनाए जाते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश में लगभग कुल 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। इन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में से 6 जो है वो एमपी में है। 6 कहाँ हैं? एमपी में है। और इन 6 में से 4 जो फैक्ट्री हैं वो जबलपुर में है, जिसमें गन कैरिज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, व्हीकल फैक्ट्री और ग्रे आयरन फाउंड्री, ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्री जो है वो जबलपुर में है। जो नाम मैंने कहे उनको आप पॉज करके लिख लीजिएगा, कौन कौन सी 4 फैक्ट्रियां जबलपुर में है। यहां सेना के लिए आवश्यक हथियार जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। देश के कुल 41 में से 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये जरूर ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में। धनुष तोप हो, असॉल्ट राइफल हो, गोला बारूद हो, इन सब का उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया जाता है। इसलिए जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फेमस, जबकि भारत में भी बहुत ज्यादा फेमस है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर तो है ही है, क्योंकि जबलपुर जो एक सांस्कृतिक राजधानी भी है मध्य प्रदेश की, इसलिए भी बहुत फेमस है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है आपका? प्रश्न नंबर 7 कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का कार्यालय कहाँ है। जब मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम के कार्यालय की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा ये भोपाल में है और 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो व्यापम की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर ऐसा कोई फैक्ट आता है तो आप तुरंत लगाएंगे। राज्य उद्योग निगम का जो कार्यालय है वो भोपाल में है, जो 1961 में स्टैब्लिश हुआ था। 1961 में भोपाल में स्थापित किया गया था यह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। आपका प्रश्न नंबर 8 कहता है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई थी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि 1 दिसंबर 1950 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जबलपुर में है। जबलपुर जो है यहीं पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय भी है, ये आपको ध्यान रखना है। बरोबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन कब हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। ये प्रश्न जो है वो आप ध्यान रखेंगे कि ये से प्रश्न जनरली पीएससी जैसी एग्जाम जो होती है वो भी पूछती है और व्यापम में तो आते ही हैं। तो प्रश्न जो है वो क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन कब शुरू हुआ था। आपका उत्तर होगा दोस्तों 1905 में। 1905 में ग्वालियर के महाराजा के द्वारा
सबसे पहले स्थापना की गई थी विद्युत उत्पादन के एक प्लांट की। 1905 से ये शुरू हुआ है और यहाँ याद रखेंगे कि यहाँ 240 केवी किलोवाट का जो है वो प्लांट लगाया गया था, टरबाइन, जिससे विद्युत उत्पादन करने का काम चल रहा था। अब ये तो बात हो गई है मध्य प्रदेश में सबसे पहले की, लेकिन अगर आपसे कभी भारत का पूछ लेता है कि भारत में विद्युत उत्पादन करने के लिए, तो याद रखेंगे 1902 में सबसे पहले मैसूर जो कर्नाटक में है, यहां शिव समुद्रम परियोजना आई थी 1902 में। ये शिव समुद्रम परियोजना जो थी ये कावेरी नदी पर एस्टेब्लिश की गई थी, जो हमारे देश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? वो कहता है कि राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित राज्यों में से कहां पर स्थित है? बहुत आसान सा प्रश्न दिया है ये। इसका उत्तर जो है वो आप याद रखेंगे राजस्थान में। राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र जो है वो राजस्थान में है। देखो जल्दबाजी में आप ये मत सोचिएगा कि चंबल नदी पे तुरंत हम लगा देंगे और मध्य प्रदेश में नहीं है, ये राजस्थान में है। अगर इसकी लोकेशन पे जाएंगे तो याद रखेंगे कि चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत केंद्र है वो, है ना। यहाँ पर एरिया कौन सा लगता है तो याद रखेंगे रावत भाटा भी अगर आ जाता है तो आप लगा देंगे। तो चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़ का जो इलाका है वो कहाँ है? वो राजस्थान में है। तो राजस्थान में है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज एक और देखना है कि ये जो राणा सागर जल विद्युत परियोजना है, इससे लगभग 172 मेगावाट के आसपास बिजली का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? और ये कौन सी नदी पर बनाई गई है तो याद रखेंगे चंबल नदी पर एस्टेब्लिश की गई परियोजना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1954 में मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो थी वो चंबल नदी पर एस्टेब्लिश की गई थी, जिसमें अलग अलग 3 चरणों में 3 बांध बनाए गए थे, जिसमें एक बांध तो आपने राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र के तौर पर देखा, दूसरा इसमें है एक गांधी सागर। जो गांधी सागर परियोजना है, बांध है, वो भी चंबल नदी पर चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। और ये मंदसौर में, ये कहां पर है दोस्तों? ये मंदसौर में है। और एक और जवाहर सागर, याद रखेंगे कि जवाहर सागर जो बांध है, जिसको हम कोटा बैराज के नाम से भी जानते हैं, ये भी चंबल नदी घाटी परियोजना का ही हिस्सा है। क्लियर? और ये जो परियोजना है ये एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी पर बनाई गई है? चंबल नदी पर बनाई गई है। 3 चरण में 3 महत्वपूर्ण बांधों का यह निर्माण किया गया है, एक कोटा में, एक मंदसौर में, एक चित्तौड़गढ़ रावत भाटा में। बराबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? राज्य में गैस आधारित विद्युत ग्रह कहां स्थापित किया गया है? तो गैस आधारित विद्युत ग्रह जो है वो भांडेर में स्थापित किया गया है। लेकिन यह जानना यह जरूरी है कि गैस आधारित विद्युत ग्रह का क्या मतलब है। दोस्तों बहुत ही आसान सी बात है कि गैस जो होगी इसको जलाया जाएगा, गैस जलाकर आप ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, और गैस जलाकर जो ऊष्मा उत्पन्न की जाएगी उससे पानी गर्म किया जाएगा, और पानी गर्म करके उसकी भाप स्टीम तैयार की जाएगी, और इस भाप की शक्ति से टरबाइन को घुमाया जाएगा। जब इस भाप की शक्ति से टरबाइन को आप घुमाएंगे तो उससे विद्युत उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से ये गैस आधारित विद्युत ग्रह जो है वो होगा। क्लियर? जो कहां पर स्थापित होगा? भांडेर में होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। और प्रश्न नंबर 12 कहता है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अब मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहले मध्य प्रदेश में 11 थे, परंतु अब 12 हैं, बिकॉज कि 2018 में 12वें राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे कूनो पालनपुर, याद रखेंगे, कूनो पालनपुर जो है इसे 12वें राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे 2018 में घोषित किया गया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 12 हो गई थी। अब समझना यह कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हम जैव विविधता के संरक्षण की बात करते हैं। काय के संरक्षण की बात करते हैं? जैव विविधता के संरक्षण की बात करते हैं। तो इसे 2 प्रकार से संरक्षित किया जाता है, एक स्वस्थाने और दूसरा परस्थाने।
स्वस्थानी की जब बात करते हैं तो उस संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि जहां जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास होता है, जहां जीव जंतुओं का प्राकृतिक निवास होता है, उन्हें वहीं रख के उनका संरक्षण किया जाए। जब उन्हें वहीं रखकर उनका संरक्षण किया जाता है तो इसे हम कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण की विधि। और जब परस्थानीय संरक्षण की बात करेंगे तो कहेंगे कि जहां पर इनका प्राकृतिक निवास है वहां से अलग रखकर जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाएगा, तो ये परस्थानीय संरक्षण होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो बनाने की व्यवस्था है, ये स्वस्थानीय संरक्षण की योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है जैव विविधता का संरक्षण करना। हमारे देश में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पहले से प्रचलित है। मध्य प्रदेश में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले कान्हा किसली जो है वो राष्ट्रीय उद्यान बनता है, जो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अगर हम सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो डिंडोरी में है, जहां वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म का संग्रहण किया गया है। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे मध्य प्रदेश का। राष्ट्रीय उद्यान में और अगर चीज देखें तो याद रखिएगा कि जो कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो यहां से कूनो नदी जाती है, दूसरी बात ये कि एशियाई बब्बर शेर जो होते हैं, इनके संरक्षण के लिए इनके आवास की जो पर्याप्त वातावरण जो है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। अर्थात एशियाई बब्बर शेरों के पुनर्वास का यहाँ पर योजना चल रही है। साथ ही साथ भारत सरकार ने चीता परियोजना शुरू की है। तो चीता परियोजना के अंतर्गत कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान को चीतों के रहने के लिए उचित स्थान के तौर पर चुना गया। मतलब चीता परियोजना के अंतर्गत चीतों का संरक्षण भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा। लगभग 350 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये जो क्षेत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि श्योपुर और मुरैना दोनों में इसका विस्तार है, लेकिन सबसे ज्यादा ये श्योपुर में विस्तृत है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मध्य प्रदेश में जो 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन 12 राष्ट्रीय उद्यान में से 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक कान्हा किसली, एक बांधवगढ़, एक पन्ना, एक पेंच, एक सतपुड़ा, एक संजय। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं 6 के 6 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। और सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, तो यहां एक और बात आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय उद्यान तो है ही सही, इसके साथ एक और जैव विविधता संरक्षण की योजना है, जिसके अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है जैव आरक्षित क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें पन्ना, पचमढ़ी और अमरकंटक अचानक मार्ग को शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश में 1999 में सबसे पहले पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया। 2005 में अमरकंटक अचानक मार्ग को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और 2011 में पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो 3 जैव आरक्षित क्षेत्र और 12 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ मध्य प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से एक संपन्न प्रदेश में शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न अगला है, प्रश्न नंबर 13। जब हम प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं तो ये कहता है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की जब बात करते हैं तो वर्ष 1972 में भारत सरकार ने भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जानवरों के अवैध शिकार, उनके अंगों के अवैध तस्करी और व्यापार को रोकने के लिए लाए थे। इसके आधार पर ही 1974 में मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने प्रदेश का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसको बोल सकते हैं पास किया था। तो मध्य प्रदेश का जो है वो 1974 में आया था और भारत में 1972 में आया था। एक बात और ध्यान देने योग्य कि 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसका विस्तार किया गया था और इसके नाम में भी बदलाव किया गया था। इसका नाम रखा गया भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002। कभी संशोधन की बात आ जाती है तो उसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि पालनपुर कूनो अभ्यारण्य किस जिले में। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि अगर प्रश्न में श्योपुर अगर आ रहा है तो आपका उत्तर श्योपुर ही होगा, क्योंकि कूनो पालनपुर का मैक्सिमम जो क्षेत्रफल है वो इस जिले में है, लेकिन इसका विस्तार मुरैना में भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, सर्वाधिक वन किस जिले में है। राज्य में सर्वाधिक वन किस जिले में अगर ये पूछा जाता है तो आपका उत्तर होता है बालाघाट।
दोस्तों एक बात याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है वो वनों की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य है भारत का। अगर हम अभिलिखित अवर्गीकृत वन क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में लगभग 94,689 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास वन क्षेत्रफल है, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30.72% के आसपास माना गया। मतलब मध्य प्रदेश के लगभग 30.72% क्षेत्रफल पर वन माने गए हैं। जबकि अगर हम 2019 की वन रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 25% क्षेत्रफल पर वन की बात की गई थी, जो लगभग 77,482.49 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्र बताया गया था। आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो आपको 30.72% लगाना है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वनों के क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अव्वल जिला जो है वो बालाघाट है, और सबसे कम जो वन क्षेत्रफल है, भले वो प्रतिशत की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें, तो भिंड में आता है। भिंड में सबसे कम वन है, बालाघाट में सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, चलिए। और अगर मैं बताता हूं तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो 52 जिले हैं, उन 52 जिलों को 16 क्षेत्रीय वन वृत्त में, कितने, 16 क्षेत्रीय वन वृत्त में, इसके अलावा 62 क्षेत्रीय वन मंडल में, और इसके अलावा 925 वन ग्रामों में विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में कितने वन वृत्त हैं, 16, कितने वन मंडल हैं, 62, और कितने वन ग्राम हैं, 925 वन ग्राम है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं, अगर ये पूछ लेता है तो आप बताएंगे उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन मिलते हैं मध्य प्रदेश में, जिनको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति के वृक्ष हमारे मध्य प्रदेश में मिलते हैं, तो हम बोलेंगे सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। क्लियर, चलिए। तो यहां पर आप लोगों को ये चीज तो पता चल गई कि मध्य प्रदेश में कहां वन ज्यादा है, कहां वन कम है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि प्रश्न नंबर अगला आपका क्या है। तो प्रश्न नंबर 16 आपका है कि मध्य प्रदेश में वानिकी प्रोत्साहन हेतु पंचवन योजना कब से शुरू की गई थी। तो आप याद रखेंगे कि 1975 से इस योजना का प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश में। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो मध्य प्रदेश में है, जो 1982 में स्थापित किया गया था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ये जो वन प्रबंधन संस्थान है, ये अपने आप में एक स्वायत्त स्वतंत्र निकाय है। कैसी संस्था है? एक दोस्तों स्वायत्त संस्था है, और ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय के अधीन आता है। कौन सा संस्थान? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। और यहां विभिन्न सेवाओं से या संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों को वानिकी के विकास के लिए ट्रेनिंग देने का, प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। कहां पर है? भोपाल में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? ये कहता है स्याही एवं पेंट उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला भिलाला कहाँ मिलता है। एक प्रकार की वृक्ष की बात हो रही है, ये छिंदवाड़ा में मिलता है। कहाँ मिलता है? छिंदवाड़ा में मिलता है, जिससे प्राकृतिक तौर पर स्याही और पेंट बनाने का काम होता है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, वो कहता है कि निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। यहां सबसे पहले ये समझिए कि निर्यात का मतलब होता है किसी चीज को बाहर भेजना, और संवर्धन का मतलब होता है बढ़ावा देना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि निर्यात संवर्धन का मतलब क्या है, कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्क जो है कहां बनाया गया है। तो याद रखेंगे पीथमपुर जो धार जिले में है, वहां पर निर्यात संवर्धन की ये इकाई स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में से किसमें मोटर गाड़ी उद्योग स्थापित किया गया है। जब मोटर गाड़ी उद्योग स्थापित करने की बात करेंगे तो सीधे तौर पर नाम आना चाहिए पीथमपुर। पीथमपुर कौन से जिले में? धार जिले में है। और पीथमपुर जो है दोस्तों, ये मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको हम डेट्रॉइट कहते हैं। भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर को कहा जाता है। अब डेट्रॉइट क्या है? तो ये याद रखना है कि यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन स्टेट है। स्टेट का नाम क्या है? मिशिगन राज्य जो है, यहां पर एक नगर है जिसका नाम है डेट्रॉइट, और ये बहुत साल पहले से
डेट्रॉइट जो है वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब जैसे कि वो डेट्रॉइट मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही हमारा पीतमपुर मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इन दोनों की तुलना करके पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाने लगा है। क्लियर है? जो पीतमपुर है वो एक सेज आधारित व्यवस्था है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, जहां मजदूर से लेकर उनके बच्चों के पढ़ने लिखने, बाजार, सिनेमा हॉल, हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। वर्कर्स वहीं रहते हैं और वहीं पर वो पूरी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी संपन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसमें आपको एक सूची दी गई है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 जो है उसमें कारखाने दिए गए हैं और सूची 2 में स्थल दिए गए हैं। सूची एक जो है उसमें कहा गया है कि टिश्यू पेपर बनाने का उद्योग इंदौर में है, लकड़ी चीरने का उद्योग जबलपुर में है, और चिपगार्ड बनाने का जो उद्योग है वो इटारसी में है, लाख बनाने का जो कारखाना है वो उमरिया में है। इस प्रकार से आपका जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है स जो है वो आपका सही उत्तर है। इस तालिका को, इस सूची को याद कर लीजिएगा। मान लीजिए इसमें से कोई एक चीज ऑप्शन में जाती है तो आप उसका उत्तर भी दे सकते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? साइकिल उद्योग गुना में है, बिल्कुल सही बात है, साइकिल उद्योग गुना में है। घड़ी का कारखाना यहाँ पर ग्वालियर दिया गया है, इस पर विचार करते हैं। छाता उद्योग जो है महू में है, बिल्कुल सही बात है, छाता उद्योग महू में है। और डीजल इंजन बनाने का जो कारखाना है वो इंदौर में, ये भी सही बात है। इसका मतलब घड़ी उद्योग की जो जोड़ी हो रही है वो सही नहीं है। घड़ी उद्योग जो है वो बैतूल में है। घड़ी उद्योग कहां पर है? तो बैतूल में घड़ी उद्योग का विकास किया गया, ये भी ध्यान रखना है। तो ग्वालियर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रख लेंगे कि बिस्कुट उद्योग, जो बिस्कुट बनाने का कारखाना है वो ग्वालियर में, तो बिस्कुट उद्योग के लिए ग्वालियर जो है वो प्रसिद्ध है, ये याद रखेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 22 था, जिसका उत्तर है घड़ी कारखाना ग्वालियर में नहीं है, बैतूल में है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है दोस्तों? तो ये कहता है कि मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहां है? माइनिंग कॉर्पोरेशन मतलब खनन कॉर्पोरेशन कहां है? तो मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉर्पोरेशन का जो मुख्यालय है वो भोपाल में। कहां पर है माइनिंग कॉर्पोरेशन का मुख्यालय? भोपाल में, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि ये दो जोड़ियां दी गई हैं, दोनों में से जो असंबद्ध हो उसको आपको बताना है। गन कैरेज फैक्ट्री कहां है? अभी मैंने आपको बताया जबलपुर में है गन कैरेज फैक्ट्री। रेलवे कोच बनाने की फैक्ट्री कहां है? तो भोपाल में रेलवे कोच की फैक्ट्री है, बिल्कुल सही है। एल्कोहल फैक्ट्री कहां है? नीमच में एल्कोहल फैक्ट्री है, बिल्कुल सही है। पावर एल्कोहल प्लांट कहां है? तो ये रतलाम में नहीं है, तो ये गलत है। मतलब आपका जो उत्तर है इस प्रश्न का वो है द पावर एल्कोहल प्लांट रतलाम में नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की, जो आज का आखिरी प्रश्न है और बहुत ही सरल सा प्रश्न है, जिसका फैक्ट ही आपको याद करना होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां स्थापित है? तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आज फिर से हमने 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। आज फिर आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आपने जो जो अतिरिक्त फैक्ट देखे उनको आपने नोट भी किया होगा, और निस्संदेह आने वाली परीक्षाएं, भले ही वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें या फिर व्यापम में एसआई कांस्टेबल की बात करें, वहां आपको यहां से क्वेश्चंस दिखाई देंगे और जरूर आप उसको सही करके आएंगे। अगले लेक्चर में फिर से अगले 25 क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।